कुछ हफ्ते पहले एक तस्वीर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पूरे परिवार के साथ एक धार्मिक डेरे के अंदर खड़े हैं। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के सामने हाथ जोड़े हुए। ये तस्वीर सामान्य दिखती है, लेकिन हिमाचल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि इस डेरे का नाम आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल क्यों मच जाती है। सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीति कहानी छिपी है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस डेरे के इर्द गिर्द खींच लाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास की कहानी और हिमाचल की राजधानी में इसका असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस डेरे की। डेरा बाबा जैमल सिंह, जिसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास या RSSB के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के ब्यास नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1891 में हुई थी और आज ये राधा स्वामी मूवमेंट की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक है। इसके आध्यात्मिक प्रमुख है बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों, जिनके अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक संस्थान नहीं है। RSSB के थ्रू कई चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं, जिनमें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता है, बिना जाति या धर्म देखे। हिमाचल के हमीरपुर में राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ऐसा ही हॉस्पिटल चल रहा है, जहां लाखों गरीब लोगों का फ्री ट्रीटमेंट होता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी आध्यात्मिक संस्था अचानक राजनीति में सुर्खियों में क्यों आ जाती है। इसका जवाब है इसके फॉलोअर्स की संख्या। हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अनुयायियों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन और कई अन्य जिलों में बड़ी संख्या में परिवार इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और जब किसी संस्था के पास इतनी बड़ी संख्या में संगठित अनुयायी हो तो हर राजनीतिक पार्टी उसकी नजर में अच्छी बनना चाहती है, क्योंकि वहां से एक सकारात्मक सामाजिक संदेश भी जाता है और शायद वोटों का समीकरण भी। अब वापस आते हैं उस तस्वीर पर जिससे हमने शुरुआत की थी। CM सुक्खू का अपने परिवार के साथ डेरा प्रमुख से मिलना और उसके बाद तस्वीरों का सामने आना, इसने तुरंत राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। कुछ लोगों ने इसे एक सामान्य आध्यात्मिक मुलाकात बताया, जबकि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके पीछे संभावित राजनीतिक संदेश तलाशना शुरू कर दिया। हिमाचल में जब भी कोई बड़ा राजनीतिक नेता किसी प्रभावशाली धार्मिक या सामाजिक संस्था से जुड़ता दिखाई देता है, तब उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं। हालांकि अब तक ना तो मुख्यमंत्री की ओर से और ना ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से ऐसा कोई बयान आया है जिससे यह कहा जा सके कि यह मुलाकात किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सुक्खू और डेरा के बीच की कहानी है, तो यहाँ रुकिए, क्योंकि ये कहानी उतनी ही एक तरफा नहीं है जितनी लग रही है। जब भी हिमाचल में चुनाव का माहौल बनता है, डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों परौर कस्बे में अपने सालाना सत्संग के लिए आते हैं और वहाँ नेताओं की भीड़ लग जाती है। पिछले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के दौरान खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से बीजेपी प्रत्याशी आनंद शर्मा, साथ ही कांग्रेस की तरफ से CM सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी सब एक ही जगह एक ही डेरा प्रमुख से मिलने पहुंचे थे। यानी दोनों बड़ी पार्टीज के टॉप लीडर्स इस डेरा से रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और ये सिर्फ चुनावी मुलाकातों तक सीमित नहीं है। एक शादी समारोह में जो दिल्ली के महरौली में हुआ था, डेरा प्रमुख के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हिमाचल के CM सुक्खू भी एक ही मंच पर दिखे थे। यानी ये रिश्ता सिर्फ एक चुनावी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही एक सोशल पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, जिसमें हर पार्टी शामिल है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, एक जमीन का मामला जिसने असली फर्क पैदा किया। RSSB के भोटा हॉस्पिटल की जमीन, जो उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर होनी थी, वो हिमाचल के लैंड सेलिंग एक्ट के कारण सालों से अटकी हुई थी। ये इशू पिछली सरकार में यानी बीजेपी के शासनकाल में भी उठाया गया था, लेकिन उस वक्त उसे ठुकरा दिया गया। इस बार CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया। उनकी सरकार ने संस्थान को भरोसा दिलाया कि विधानसभा में बिल लाकर उन्हें राहत दी जाएगी और अपना वादा निभाते हुए सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन का बिल पास कर दिया। राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी और अब ये कानून बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राहत पिछले बीजेपी की सरकार ने नहीं दी थी, वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने दे दी। इस फैसले पर कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट सेवा भाव से हमीरपुर में हॉस्पिटल चला रहा है। यहाँ लाखों गरीबों लोगों का निःशुल्क इलाज होता है।
ट्रस्ट को जीएसटी से जुड़ी एक समस्या थी जो बिना जमीन ट्रांसफर किए हल नहीं हो सकती थी। सुरेश कुमार के मुताबिक ये मुद्दा पिछली सरकार में भी सामने आया था, लेकिन तब इसे ठुकरा दिया गया। यानी कांग्रेस इस फैसले को अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है और बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। तो दोस्तों, अब तक की कहानी से एक बात साफ है, सुक्कू सरकार ने वो काम कर दिखाया जो बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई थी और उसका सीधा फायदा उन्हें डेरा के साथ बेहतर संबंधों के तौर पर मिल सकता है। लेकिन क्या इससे ये मान लेना सही होगा कि पूरा डेरा अब कांग्रेस के पाले में चला गया है? आरएसएस भी जैसे संस्थान अपनी परंपरा में कभी खुले तौर पर किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करता और यही उसकी असली ताकत भी है, क्योंकि अगर वो किसी एक पार्टी का हो जाए तो उसके अनुयायी भी बढ़ जाएंगे और उसकी सर्वसमावेशी छवि कमजोर हो जाएगी। संस्था का फोकस हमेशा आध्यात्मिक जीवन, सेवा और मानव कल्याण पर रहा है, न कि चुनावी राजनीति पर। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी इस डेरा से दूरी नहीं बनाए रखते जब तक अगला चुनाव का माहौल नहीं बनता। ये कहना मुश्किल है कि इस जमीन वाले फैसले का सीधा असर वोट्स पर पड़ेगा या नहीं। हिमाचल की राजनीति में धार्मिक संस्थानों का आशीर्वाद एक सिंबॉलिक चीज ज्यादा माना जाता है, जो नेता अपनी छवि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेरा खुद किसी पार्टी को वोट दिलवाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि डेरा बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के। असली सवाल ये है कि कौन सा नेता किस मौके पर इस संस्थान का इस्तेमाल अपनी सियासी जरूरत के हिसाब से करता है। अभी के लिए क्रेडिट का पलड़ा सुक्कू सरकार की तरफ झुकता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो बीजेपी के शासन में नहीं हो पाया था। लेकिन बीजेपी के पास भी अपना जवाब देने का मौका होगा। आने वाले महीनों में देखना होगा कि क्या वो इस नैरेटिव को पलटने के लिए नया कदम उठाती है या नहीं। एक बात और ध्यान देने वाली है, जब भी धार्मिक संस्थान और राजनीतिक का मेल होता है, उसका सीधा असर सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहता। यह समाज में एक संदेश भी देता है कि कौन सी सरकार किस समुदाय के लिए क्या कर रही है। और हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जहां हर सीट का मार्जिन बहुत कम होता है, ऐसी चीजें बड़े असर दिखाती हैं, भले ही वो सीधे तौर पर वोट्स में तब्दील ना हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिर्फ हिमाचल ही नहीं, पंजाब और हरियाणा की राजनीति में भी डेरा बेअस का नाम अक्सर सुर्खियों में आता रहा है। वहाँ भी हर चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों के नेता डेरा प्रमुख से मुलाकात करते नजर आते हैं और हर बार यही बहस छिड़ जाती है कि क्या ये मुलाकात वोटों को प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन अब तक के आंकड़े और चुनावी नतीजे ये साफ तौर पर साबित नहीं कर पाए कि डेरा का कोई संगठित वोट बैंक किसी एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा शिफ्ट होता है। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि अनुयायी अपने निजी राजनीतिक विचारों के आधार पर ही वोट डालते हैं, न कि डेरा प्रबंधन की किसी इशारे पर। यही वजह है कि हर पार्टी डेरा से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है, लेकिन कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि डेरा पूरी तरह उसके साथ है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है बताने की, आपको क्या लगता है कि धार्मिक संस्थानों का इस तरह राजनीति में इस्तेमाल होना सही है या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसका चुनाव के नतीजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैठक के साथ बने रहिए, क्योंकि असली राजनीति की बात सिर्फ यहाँ होती है। थैंक यू।